दक्षिणी भागों में प्रतिबंधों में ढील दिए जाने पर विचार जारी। और बांग्लादेश के ढाका में चल रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत जापान के बीच होगा सेमीफाइनल मुकाबला। पिछले मुकाबले में जापान को 6-0 से हराने के बाद भारत के हौसले बुलंद। सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले प्रयागराज पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे और वहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम महिला सांसदों ने उनका स्वागत किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक विशेष कार्यक्रम में 2 लाख से भी अधिक महिलाओं के साथ शामिल होंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों को 1000 करोड़ रुपए का हस्तांतरण करेंगे, जिससे लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री 20,000 व्यापार सखियों के खातों में पहले महीने का 4,000 रुपए वजीफा भी हस्तांतरित करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भी हस्तांतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महिलाओं को खासकर जमीनी स्तर पर उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री के इसी विजन के मुताबिक मंगलवार को यूपी के प्रयागराज में पीएम मोदी एक अनोखे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं उपस्थित रहेंगी। कल प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर कार्यक्रम है, जिसपे पूरे प्रदेश की 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होने वाली है। हमारे स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं और कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी महिलाएं यहाँ एकत्र होने वाली है। और यहाँ जितनी महिलाएं आने वाली है वो स्वयं स्वावलंबी महिलाएं हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की महिलाओं को यहाँ की जो महिलाएं कल आ रही हैं वो प्रेरणा देंगी और उनको स्वावलंबी बनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगी। कार्यक्रम में पीएम मोदी स्वयं सहायता समूह को 1000 करोड़ रुपए का हस्तांतरण करेंगे, जिससे लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ होगा। यह रकम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दी जा रही है। इसमें प्रति स्वयं सहायता समूह 1.10 लाख रुपए के हिसाब से 80,000 समूहों को समुदाय निवेश निधि तथा 15,000 रुपए प्रति स्वयं सहायता समूह के हिसाब से 60,000 समूहों को परिचालन निधि प्राप्त हो रही है। लाभार्थी महिलाओं ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि इस योजना से उन्हें बेहद मदद मिल रही है। समूह से जुड़ने के बाद हमें ये पता लगा कि सरकार ने हमारे लिए कितनी अच्छी योजनाएं निकाली है। हमें रोजगार मिल गया और हर महिला के लिए यही रोजगार निकाला। जो अनपढ़ महिला भी है वो भी आज रोजगार कर रही है, सिर्फ हमारी प्रधानमंत्री जी की वजह से। प्रधानमंत्री जी की योजना से सारी महिलाएं गांव की आगे हुई और मैं इससे बहुत खुश हूँ। जब से हम एनआरएलएम टीम से जुड़े हैं, समूह से जुड़े हैं, हमारे जीवन में बहुत ही बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री 20,000 व्यापार सखियों के खातों में पहले महीने का 4,000 रुपए वजीफा भी हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भी हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना से कन्याओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में शर्तों के साथ नकद हस्तांतरण मिलता है। प्रधानमंत्री 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला भी रखेंगे। इन इकाइयों का वित्त पोषण स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं तथा इनके निर्माण में प्रति इकाई के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च बैठेगा। ये काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले से समूह नहीं चला रही थी। मैं समूह से 5 महीने हुआ समूह से जुड़ने मुझे। पहले समूह में जुड़ी हुई थी, फिर मोदी जी के द्वारा ये योजना निकाली है, महिलाओं को रोजगार मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं सभी मेरी बीसी जितनी भी हैं वो बहुत खुश है कि हमें 75,000 लोगों को बीसी का पद मिला है। सभी बीसी बनी है, वो आज सभी लोग खुश है। लेकिन
जब वो खुश है तो वो अपने घर में हर लोगों का खर्चा हाथ बटा रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन महिलाओं को जरूरी कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाने के प्रयासों के तहत हो रहा है और ये सभी योजनाएं उनके लिए काफी मददगार साबित हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री का प्रयागराज दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य भर से यहाँ महिलाएं पहुंचेंगी। ये वो महिलाएं थी जो पहले रोजगार या किसी तरह के काम धंधा ना होने की वजह से काफी परेशान थी, लेकिन आज इन महिलाओं ने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ऐसी महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। कैमरामैन कुलदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान 1000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वयं सहायता समूहों के खातों में अंतरित करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा ने बाराबंकी में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों के साथ खास बातचीत की है। जो स्वयं सहायता समूह है उन्हें मजबूत बनाया जा रहा है। तमाम तरह के उत्पाद, घरेलू उत्पाद सखी से जुड़ी जो महिला सदस्य हैं वो बनाती हैं, उन्हें बाजार तक पहुंचाया जाता है, बाजार में उन्हें जगह दी जाती है जिससे अपने उत्पाद को बेच सके। तमाम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि जब आप अब इस समूह का हिस्सा बनी, कितना बदलाव आया आपकी जिंदगी में पहले और अब? हम लोग जो चीज रखने जाते हैं वहाँ ब्याज पड़ता है, समूह में ब्याज नहीं पड़ता है। कोई भी होता है तो हम लोग समूह की कार्य आगे हम लोग मजबूत होते हैं। अपने जो पैसा जो हम लोग को जरूरत पड़ता है तो अपने समूह से निकालते हैं, उसी में डालते हैं और उसी के जरिए से हम लोग मजबूत होते हैं। मीना देवी कह रहे हैं कि जो जरूरत का पैसा होता है। मैडम, आप किस स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं? स्वयं सहायता में शौचालय में काम पाए हो, उसमें तो बहुत हम लोगों की फायदा हुआ है। और जो समूह में जो हम लोग काम करते हैं, पहले 10 लोग मिलकर एक समूह बनाते हैं, उसको बाद ग्राम संगठन बनते हैं, उसको बाद और CLF बनते हैं। बनने के बाद हम लोग जो महिला घर के अंदर रहते थे, अब सब कोई बाहर धीरे धीरे आए लगे हैं। उसको हम लोग महिला को कुछ जागरूकता हुआ है। तो बड़ा बदलाव दिखता होगा। देखता है सर। इस स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से पहले क्या केवल हाउसवाइफ थी, घर का काम करती थी? पहले यही घर का काम करते थे और बाहर निकल नहीं पाते, ना किसी से बात कर पाते थे। अब तो जब से समूह से हुए हैं तब से बाहर निकलते हैं, बराबर सबसे बात भी करते हैं और अच्छा भी लगता है और हौसला भी है कि बाहर जा सके, हम कोई काम भी कर सकें। सामुदायिक शौचालय का काम करते हैं, 10 लोग हैं, सब लोग मिलकर करते हैं। किस तरह से महिलाओं के जीवन में बदलाव है, आपके जीवन में बदलाव आया है इस स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद? ये स्वयं सहायता समूह एक नाम ही ऐसा है कि अपनी सहायता स्वयं करे। काफी रोजगार भी हमारे समूह को दिए गए हैं, समूह के महिलाओं को काफी जागरूक भी हुई हैं। बैंक सखी जब आप बनी है तो पैसा ट्रांसफर करने में मदद करती होंगी स्वयं सहायता समूह के महिलाओं? हाँ, सारी महिलाएं जैसे बैंक जाने से डरती थी कि बैंक जाएंगे कैसे, क्या करेंगे, कैसे विड्रॉल भरेंगे, तो इस तरह से जैसे महिलाएं डरती नहीं है, अब आराम से मेरे को कॉल करती हैं और पहुंच जाती हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उस बदलाव को देख रही हैं, महसूस कर रही हैं जो इनके जीवन में आया है और इनके जरिए जो तमाम महिलाएं हैं वो अब स्वयं सहायता समूह से जुड़ने को प्रेरित हो रही हैं और अब खुद कमा रही हैं, लोगों को प्रेरणा दे रही हैं कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर जैसे इनका जीवन बदला है वैसे तमाम और महिलाओं का जीवन बदल सकता है। तो उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण की कहानी स्वयं सहायता समूह के जरिए। अपने सहयोगी विनोद ओझा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, बाराबंकी। बढ़ेंगे आगे। श्री अरविंदो की 150वीं जयंती का स्मरणोत्सव यथोचित तरीके से मनाने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में 53 सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व पीएम देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह के अलावा कई सीएम और राज्यपाल भी होंगे। समिति में अभिनेता रजनीकांत और संगीतकार इलैयाराजा के साथ ही कई आध्यात्मिक नेताओं को भी शामिल किया गया है। ये कमेटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्री अरविंदो की 150वीं जयंती के स्मरणोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देगी। और अब बात ताजा खबर की। खबर संसद से है, जहां राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
राज्यसभा के सभापति ने सभी सदस्यों से सदन में शांतिपूर्वक कार्यवाही में भाग लेने की अपील की। साथ ही उन्होंने बीएससी की मीटिंग में निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक की जानकारी दी, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। सभापति ने शून्यकाल में विभिन्न सांसदों के द्वारा नियम 267 के तहत उठाए गए मुद्दों को खारिज करते हुए शून्यकाल चलाने की अपील की थी। और वहीं लोकसभा की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे के चलते आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। डीएमके के सांसद द्वारा नीट परीक्षा को खत्म करने सहित अन्य कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। तो विपक्ष के हंगामे के चलते न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा दोनों ही सदनों में कार्यवाही बाधित हुई है। और इस सब के बीच राज्यसभा में आज निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 और विनियोग संख्यान 5 विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए लिस्टेड किए गए हैं, जबकि ये दोनों बिल लोकसभा से पारित किए जा चुके हैं। वहीं लोकसभा में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2021 विचार तथा पारित किए जाने के लिए लिस्टेड हैं, सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया स्कीम और खेल अवसंरचना विषय के बारे में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सूचीबद्ध है। साथ ही नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन पर चर्चा भी सूचीबद्ध है। इस सबके बीच भाजपा संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुई। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित दोनों सदनों में भाजपा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बैठक में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में पारित किए गए चुनाव कानून संशोधन विधेयक पर अपना एक प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि देश को आखिर इसकी क्यों जरूरत थी। किरण रिजिजू जी ने अपना एक प्रेजेंटेशन रखा कि कल जो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल पास हुआ लोकसभा में, उसकी क्यों जरूरत थी देश को। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके बारे में कहा, उसके बाद में एक स्टैंडिंग कमेटी थी लॉ एंड जस्टिस की, उसने भी कहा कि इसके सुधार की जरूरत है। उसके बारे में पूरा प्रेजेंटेशन किरण रिजिजू जी ने रखा। और साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी कहा कि सभी सांसदों से, इस वक्त हम रुकेंगे और सीधे रुक करेंगे। इस वक्त बीजेपी की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया जा रहा है। भाजपा मुख्यालय में सीधे रुक करते हैं। पंजाब के राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना, मेरा विनम्र निवेदन है माननीय भूपेंद्र जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी और माननीय दुष्यंत गौतम जी से कि सीधे उन्हें पहले सदस्यता दिलाएं। पटका इनको दो। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय भूपेंद्र यादव जी से कि आज अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले श्री राणा गुरमीत सिंह जी के बारे में विधिवत घोषणा करें। माननीय भूपेंद्र जी। मित्रों, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पंजाब की राजनीति में, पंजाब के सामाजिक जीवन में, पंजाब के खेल जगत में राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी का एक हमेशा से विशेष स्थान रहा है। राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी बहुत अच्छे ट्रैप शूटर रहे,
उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, ट्रैप शूटिंग में काफ़ी अवार्ड जीते। छात्र जीवन में यूथ कांग्रेस से उन्होंने अपनी शुरुआत जरूर करी, लेकिन एक तेज तर्रार नौजवान नेता के रूप में जब पंजाब संकट के समय में था, तब भी अपने बहादुरी के नेतृत्व के साथ उन्होंने आम आदमी के दुख दर्द को बांटने का काम किया। और उनका एक विधायक के रूप में भी बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा। हालांकि फिरोजपुर के रहने वाले राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी 1985 में पहला चुनाव लड़े, लेकिन अपने जनता के बीच में अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए 2002 में, 2007 में, 2012 में और 2017 में लगातार 4 बार विधायक भी रहे। इतना ही नहीं, पंजाब में मंत्री के रूप में, पार्टी की विभिन्न समितियों के रूप में और पंजाब विधानसभा में चेयरमैन क्वेश्चन और रेफरेंस कमेटी के रूप में भी उन्होंने काफ़ी ख्यातिपूर्वक काम किया। एक संयोग है कि पिछले एक अंतराल से राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी से मैंने व्यक्तिगत बातचीत में भी पंजाब के बहुत सारे विषयों में उनसे काफ़ी कुछ कर सकने वाला जो एक जज्बा मैंने उनके अंदर देखा। मुझे लगता था कि उनका ये जो सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन है, ज़्यादा यशस्वी हो, और उनके मन में भी एक भाव रहता था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में जो हम गांव, किसान के साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस मुकाम पे भारत को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें आगे पार्टी के लिए काम करने के लिए, पार्टी के साथ जुड़ करके पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक मजबूती देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, पंजाब भारतीय जनता पार्टी इकाई की ओर से और सबकी ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उनका ये आगामी राजनीतिक जो एक कार्यकर्ता और नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आगामी जो समय रहेगा वो बहुत अच्छा पंजाब के लिए और देश के लिए शुभकारी रहेगा। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन और धन्यवाद। मेरा आग्रह होगा माननीय गजेंद्र सिंह। तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे भाजपा मुख्यालय से, जहां राणा गुरमीत सिंह अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और अब सीधे रुख करेंगे महाराष्ट्र के पुणे का, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पैनेक्स 2021 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। In the regional cooperation which benefit all the member states in the Bay of Bengal region. The conduct of PANEX 21 indicates the willingness of all members nations to force their collective might in order to mitigate threats of the kind we have all experienced in the recent past. On our part, I can assure you of our commitment and resolve, aid and assist in this process, both during the preparatory period and any future challenges that might emerge in the region. Friends, our experience with COVID-19 has indicated that the challenges posed by such calamities demand very specific resources. It becomes critical to move these specific resources within the short span of time to the area facing an emergency. At a regional level, this suggests the need for a seamless information sharing mechanism, establishment of protocols for moving responders, materials, and creating requisite capacities on the basis of country-specific contribution. The time-sensitive nature of support further demands that we identify and earmark capabilities to move emergency aid expeditiously. It is this requirement that brings up the vast resources of the armed forces, which have played a stellar role in HDR activity over the decades. Their participation and contribution during crisis
and conditions. In fact, I am aware of situations when Indian armed forces, including Indian Coast Guard, have pushed aside their own losses and grief to reach out to the common people in a bid to aid and support them. I have no doubt that this commitment is reflected equally in the performance of the armed forces of each of our partner countries in the Bay of Bengal region. Friends, India has a vision for the Indian Ocean, and it is encapsulated by the concept of Sagar, security and growth for all in the region. Articulated by our Prime Minister, Shri Narendra Modi, Sagar has both various distinct and interrelated elements, such as deepening economic and security cooperation in the littorals, enhancing capacities to safeguard land and maritime territory, working towards sustainable regional development, blue economy, and promoting collective action to deal with non-traditional threats like natural disasters, piracy, terrorism, etc. While each of these elements of Sagar requires equal attention, developing an effective response mechanism to address humanitarian crisis and natural disasters is one of the most important pillars of the Sagar. Without distinguishing between natural or man-made disasters, our defense forces have time and again demonstrated that they care for and stand by our partners in times of need. They have incorporated YSDR operations as one of the foremost elements in their vision. Time and again, India has proved itself to be first responder in Indian Ocean region. India's unique disposition in the IOR, complemented by the capability of our armed forces, enables us to contribute significantly in YSDR situations. Friends, I would like to mention a few notable YSDR missions in the Indian Ocean region undertaken by India in recent years. They include Operation Rahat in Yemen in 2015, when India rescued and evacuated over 6,700 persons, including over 1,940 citizens of more than 40 other countries. Cyclone in Sri Lanka in 2016, the earthquake in Indonesia in 2019, Cyclone Idai in Mozambique, and flooding and landslides in Madagascar in January 2020, where Indian assistance was promptly provided. The current pandemic has not impacted India's commitment in this regard, which was demonstrated by India's response during the oil spill in Mauritius in August 2020 and oil tanker fire in Sri Lanka in September 2020. The list of Indian rescue and relief events is very long. In addition to the armed forces, any YSDR operation can only succeed when the capabilities and the unique talent of each organ of the state can be harnessed. As I have served as the Home Minister of India earlier, I am witness to the stellar role played by National Disaster Response Force, State Disaster Response Forces, various other disaster response functionaries of the Union, state and the district levels, who have tirelessly and bravely done their best to manage the disasters that have befallen upon us in the past. The experience of COVID-19 suggests that the ability to cast a wide net to not only include all the relevant government agencies, but also the private sector, local population, and the NGOs is critical for ensuring success of the YSDR initiatives of government. I believe it would be useful to share these experiences and learn from best practices within each participating countries. Accordingly, even as we are undertaking this major joint exercise, I wish to reinforce the importance and need for documenting lessons learned from our collective experiences. Each one of you
participating in this joint endeavor brings a degree of expertise to the table. You also come with your own unique experiences. I feel that there is a need to synthesize these into a document that can be shared, circulated, and be built upon for the benefit of member countries and subsequent endeavors of this kind. Finally, I take this opportunity to thank all member states who have agreed to participate in PANEX 21. Even in these difficult and uncertain times, and for part of developing solutions for challenging situations. It would be in fitness of things for a special mention to all members of disaster relief organizations such as India, state government agencies, apart from the 3 services and the Indian Coast Guard and the private defense industry organizations who willingly participated in PANEX 21 to make the event a grand success. I also compliment the Indian Army for playing a vital role in orchestrating the conduct of PANEX 21. I wish all the stakeholders organizing PANEX 21 a great success. Thank you very much. Thank you, sir, for the kind words. तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे महाराष्ट्र के पुणे से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पैनेक्स 2021 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ये इस अभ्यास में एक एक्सरसाइज चल रही है जिसमें कि बिम्स्टेक देशों के जो तमाम शामिल देश हैं वो इस अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। और इससे पहले हम आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में मेक इन इंडिया निर्माण प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया। रक्षा मंत्री प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए देश की बहु एजेंसी अभ्यास पैनेक्स 21 में शामिल हुए। इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के विषय विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों की भागीदारी हो रही है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। वाविन के RoHS कंप्लायंट हेवी मेटल फ्री CPVC पाइप्स में है स्मूथ इंटरनल सरफेस, मतलब अब ना कोई स्केलिंग ना कोई रुकावट। वाविन CPVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, बिल्डिंग हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट्स। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन मिड डे प्राइम, और इसमें हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज केरल की 4 दिवसीय यात्रा पर कुन्नूर पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 24 दिसंबर तक केरल की यात्रा पर रहेंगे। कन्नूर हवाई अड्डे पर राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और प्रदेश के मंत्री MV गोविंदन ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति आज कासरगोड में केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और इसे संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रपति का कल कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के परिचालन प्रदर्शन को देखने का भी कार्यक्रम है।
राष्ट्रपति 23 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पीएन पनिकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। लोकसभा ने सोमवार को चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। इस विधेयक के एक प्रावधान के मुताबिक नया आवेदक एप्लीकेंट स्वेच्छा से अपनी आधार संख्या प्रदान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक किसी भी आवेदन को इस बेस पर खारिज नहीं किया जाएगा कि आधार संख्या नहीं दी गई है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने योग्य व्यक्ति द्वारा आवेदन के आधार पर मतदाता सूची में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। वोटर लिस्ट के साथ आधार को जोड़ने से एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग जगहों पर वोटर के तौर पर पंजीकृत होने की समस्या पर रोक लग पाएगी। एक बार आधार लिंक हो जाने के बाद जब भी कोई व्यक्ति नए पंजीकरण के लिए आवेदन करता है तो मतदाता सूची डेटा सिस्टम पिछले पंजीकरण के बारे में तुरंत ही सूचित कर देगा। इससे मतदाता सूची को दुरुस्त करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। और निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 में आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ना अनिवार्य नहीं है और ये वैकल्पिक है। कल इस विधेयक को लोकसभा से पारित किया गया था। वहीं इस विधेयक पर राज्यसभा में आज चर्चा प्रस्तावित है। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित सुशासन सप्ताह के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां हमारी अच्छी नीतियों को ही दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सप्ताह हमें अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करने और उनकी अच्छे क्रियाकलापों को अपनाने का एक अच्छा मौका भी देता है। Our economic activities also demonstrate the benefits of closer coordination and a broader. रुक करेंगे सीधे प्रयागराज का, वहां के परेड मैदान का, जहां प्रधानमंत्री एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं महिला सशक्तिकरण सम्मेलन, और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से अपने प्रणाम, अपने आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। महिला सशक्तिकरण के जागरण का ये महोत्सव है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं और उन्हें अपने प्रणाम समर्पित करते हैं। आज ये कोई सम्मेलन नहीं बल्कि मातृशक्ति के जागरण का उत्सव है, नारी के सम्मान का पर्व है, नारी की ओजस्विता का भव्य आयोजन है। और इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति आज माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें और आप सब तालियों के माध्यम से जुड़ें। गीता के मंत्र इस अंग वस्त्र पर अंकित हैं और साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे, मातृशक्ति का ये आयोजन है, दुर्गा जी की प्रतिमा भेंट करें। दुर्गा की शक्ति हम सब में शक्ति स्वरूपा के रूप में संचालित हो, इसी माध्यम से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप सभी का। आप सभी से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण कर लें, आराम से बैठ जाएं। हमारा सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर बहुत सारी महिला जनप्रतिनिधि गण मौजूद हैं जो हमारी प्रेरणा स्रोत भी हैं और हम उनका अभिनंदन भी करते हैं। सबसे पहले मैं माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। 21वीं सदी के भारत को एक नई दिशा देने वाले और करोड़ों महिलाओं के साथ साथ हर भारतवासी के हृदय में विश्वास
और आशा उत्पन्न करने वाले हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जो अपनी ओजस्वी और कर्मठ कार्य से उत्तर प्रदेश में एक नए विकास की लीक स्थापित कर रहे हैं। हमारे बहुत ही सम्मानित उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे बीच उपस्थित कई हमारे मंत्रीगण, हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय निरंजन ज्योति जी, अनुप्रिया पटेल जी,